गुड इवनिंग बीएड स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मीनिंग ऑफ यूनिट्स। इकाई योजना का प्रारूप। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगी इकाई योजना की परिभाषा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देखा था। उसके पश्चात हम आते हैं फॉर्मेट ऑफ यूनिट्स। फॉर्मेट ऑफ यूनिट्स के पहले मैं आपको बताती हूँ इकाई योजना का अर्थ। इकाई योजना का अर्थ होता है शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में कार्य योजना के रूप में उप इकाइयों के द्वारा प्रस्तुत किया जाना इकाई योजना है। एक बार और हम देखेंगे, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में कार्य योजना के द्वारा उप इकाइयों में प्रस्तुत किया जाना इकाई योजना है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट के बारे में अध्ययन कर रहे थे तब हमने देखा था कि इकाई की अवधारणा में कौन सी मुख्य बिंदु आवश्यक होते हैं। उन मुख्य बिंदुओं के आधार पर ही हमने इकाई योजना की परिभाषा को बताया है। इकाई योजना की परिभाषा में दूसरी मुख्य बात ये होती है कि जब हम कोई भी विषय वस्तु लेते हैं उसको चूँकि हमें छोटी छोटी इकाइयों के रूप में प्रस्तुत करना है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि किसी विषय वस्तु को उसके उप इकाइयों के रूप में लेकर और उसको विस्तारित करना। इकाई योजना को हम एक बार एक तरीके से इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई इकाई है, उसकी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु का इंटीग्रेटेड रूप या एकीकृत रूप जिसका कि हम प्रस्तुतिकरण करते हैं वह इकाई योजना कहलाती है। पहली परिभाषा और दूसरी परिभाषा को जब हम एक साथ देखते हैं तो हम अपने ये परिभाषा बनाते हैं कि शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु की कक्षा में क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण इकाई योजना है। एक बार और हम समझेंगे इसको। शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु की कक्षा में क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण इकाई योजना कहलाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने देखा कि इकाई योजना की परिभाषा किस प्रकार से होती है, उसमें किन महत्वपूर्ण बातों का योगदान रहता है और किन महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम इकाई योजना का निर्माण करते हैं। इकाई योजना के अर्थ के पश्चात मैं आपको बताती हूँ कि प्रारूप इकाई योजना का किस प्रकार से हम ध्यान में रखते हैं। तो इकाई योजना के प्रारूप के लिए मुख्य 10 बातें आवश्यक होती हैं जिनको कि हम अपने प्रारूप में ध्यान में रखते हैं। इसके बाद हम इकाई योजना के प्रारूप को समझते हैं बिंदुवार। सबसे पहला बिंदु आएगा सामान्य सूचनाएं। सामान्य सूचनाएं, इसके अंतर्गत हम जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन का अर्थ होता है जैसे कक्षा, विषय, दिनांक, उप इकाई, कालखंड। क्योंकि इकाई योजना में जो कालखंड होता है वो अल्प समय का होता है, इसलिए सामान्य सूचनाओं में हम इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। दूसरा बिंदु आता है हमारा इकाई। इकाई अर्थात जो इकाई हमको पढ़ाना है उस इकाई को हम इसमें लेते हैं। तीसरा बिंदु आता है हमारा उप इकाई। उप इकाइयाँ अर्थात सब यूनिट्स। जो यूनिट हमने ली है उस यूनिट के अंतर्गत जो सब यूनिट्स होती हैं उन यूनिट्स को हमको इसमें लिखना होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मान लो हमारी यूनिट है कार्य, तो कार्य की सब यूनिट्स में हम ले सकते हैं कार्य की परिभाषा, कार्य का सूत्र,
और कार्य के प्रयोग। थर्ड पॉइंट पे आता है विषय वस्तु का विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ कंटेंट। विषय वस्तु हम जानते ही हैं, जो हम इकाई के रूप में ले रहे हैं, उस इकाई की विषय वस्तु का विश्लेषण करना। उस इकाई की विषय वस्तु का विश्लेषण शिक्षक अपने आधार पर कर सकता है। या तो वह, जैसे हमने कार्य लिया है, या तो वह कार्य को पद, सूत्र, नियम, अवधारणा, इसके आधार पर समझा सकता है, या वह दूसरे प्रकार से भी इसका विश्लेषण कर सकता है। इसके पश्चात हमारा फोर्थ पॉइंट आता है उद्देश्य। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, जिसको लेके हमने अपनी इकाई योजना प्रारूप बनाया है। उस उद्देश्य का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर ज्ञानात्मक, भावात्मक, प्रयोगात्मक, उपयोगात्मक, कौशलात्मक कोई भी प्रकार का हो सकता है। इसके पश्चात आता है अनुदेशन सामग्री। अनुदेशन सामग्री का अर्थ होता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इसमें हम आवश्यक सामग्रियों को लेते हैं। कई बार हम ये लिखते हैं कि चौक, डस्टर या जो भी हमने लिया हुआ है उस चीज़ को हम अनुदेशन सामग्री कहते हैं। परंतु यहाँ पर अनुदेशन सामग्री हमारी विषय वस्तु से रिलेटेड रहती है, रिलेटेड टू कंटेंट। उस कंटेंट में आपका कोई चार्ट है, आपका कोई मॉडल है, आपका कोई प्रयोग है, उस आधार पर अनुदेशन सामग्री ली जाती है। नेक्स्ट होता है इसका पॉइंट पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, इसका अर्थ होता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में हम ये देखते हैं कि जो हमारा विषय वस्तु हमने ली है उसके बारे में बच्चों ने पिछली कक्षाओं में जो भी पढ़ा है उसको हम पूर्व ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें उपक्रमी क्रियाकलाप। उपक्रमी क्रियाकलाप, इनिशिएटिंग एक्टिविटी, क्रियाकलाप, इनिशिएटिंग एक्टिविटी। इनिशिएटिंग एक्टिविटी का अर्थ होता है उपक्रमी क्रियाकलाप। उपक्रमी क्रियाकलाप को हम ऐसे समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पे जब हम कक्षा में अध्यापन का कार्य करते हैं तो अध्यापन के कार्य करते समय जब हम पढ़ाते हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो, अधिकतर विज्ञान के विषयों में हमें एग्जाम्पल लेना पड़ता है। कोई भी विषय हो, लेकिन जो विज्ञान या गणित होता है उनको हम एग्जाम्पल, उदाहरण के माध्यम से उनको हम पढ़ाते हैं। तो उपक्रमी क्रियाकलाप में नए शिक्षण अनुभवों को जोड़ना, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जोड़कर और अपने पाठ को पूरा करना, अपनी इकाई को पूरा करना, ये उपक्रमीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग
चाहे इकाई योजना हो चाहे पाठ योजना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम किन बातों का ध्यान रखते हैं? प्रस्तुतिकरण में जो विषय वस्तु हमने ली है उस विषय वस्तु को हम पढ़ाते हैं, उस विषय वस्तु को हम विभिन्न प्रकार से विभाजित करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से हम उसको पूर्ण करते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है वो हम यहाँ पर देखते हैं। प्रस्तुतिकरण में सर्वप्रथम विधियां, प्रविधियां, कौशल, आव्यूहों, उपक्रमों, इन सभी का ध्यान रखते हुए हम अपना प्रस्तुतिकरण पूर्ण करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं। शिक्षण विधियों में जिस विधि का भी हमें उपयोग करना है, बहुत सारी विधियां होती हैं, व्याख्यान विधि है, प्रयोग प्रदर्शन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। जिस विधि का भी हमें प्रयोग करना है, क्योंकि इकाई योजना कम कालांश की होती है, मूल्यांकन सबसे लास्ट बिंदु होता है मूल्यांकन, जिसमें हम शिक्षार्थी के उपलब्ध ज्ञान का परीक्षण करते हैं। उपलब्ध ज्ञान के परीक्षण का अर्थ है कि उसके परिणामों के द्वारा, परिणामों में हम उसकी उपलब्धि देखते हैं कि वह कितने प्रतिशत तक उसने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान अर्जन में किन किन चीज़ों का योगदान है। सबसे पहले उसमें है शिक्षक अनुदेशन, एक टीचर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को उसने किस तरीके से लिया है, फॉलो किया है, नहीं किया है, वह उसके परीक्षण में दिखाई देता है। फिर हम जिस उद्देश्य को लेकर चले थे उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि नहीं, उस उद्देश्य का यहाँ पर पूर्ण हुआ है कि नहीं, ये परीक्षण के आधार पर हम देखते हैं। तो हम ये पाते हैं कि मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उद्देश्य हमने लिया था विषय वस्तु के गठन के आधार पर। विषय वस्तु का जब हमने गठन किया था तो उस विषय वस्तु के उद्देश्य को लेकर हमने अपनी इकाई योजना को पूर्ण किया था, और इन सभी चीज़ों को यदि हम इकट्ठा कर दें तो वह परिणाम पर आ जाती हैं। इसका नेक्स्ट, विषय वस्तु का जब हमने गठन किया था तो उसमें उन आवश्यक सहायक सामग्रियों का उपयोग किया था, और उन आवश्यक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर शिक्षार्थी ने अपने ज्ञान को अर्जित किया था। ये हम परिणाम के आधार पर अध्ययन करेंगे। जब हम अध्ययन करेंगे परिणाम का तो हम ये देखेंगे कि कितने उसमें करेक्शन हुआ और कितना उसमें ग्रोथ हुई। तो संशोधन एवं परिवर्धन, दो चीज़ों का हम उसके परीक्षण के परिणाम के आधार पर पता लगाएंगे। और लास्ट होता है शिक्षक की कमियों का पता चलना। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं और फीडबैक लेते हैं किसी भी विषय वस्तु का, तो हमें ये पता लगता है उस फीडबैक के आधार पर कि हमने कितने अच्छे से उस योजना को कार्यान्वित किया। उस योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात हम परिणामों के आधार पर अपने इकाई योजना के प्राप्त परिणाम को देखते हैं। अभी ये पूरा प्रारूप हमने आपको विभिन्न बिंदुओं के आधार पर समझाया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बता देती हूँ कि इसके जो 10 मुख्य बिंदु हैं वो बिंदु मैं आपको यहाँ पर डिफ़ाइन कर चुकी हूँ।
पर आप इन बिंदुओं को नोट कर लें और उसके बाद इकाई योजना के प्रारूप को हम किस प्रकार से बनाते हैं उस योजना को हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखते हैं। तो मुख्य बिंदु जो हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहला मुख्य बिंदु था सामान्य सूचनाएं जनरल इंफॉर्मेशन। दूसरी है इकाई यूनिट। तीसरा बिंदु है उप इकाई सब यूनिट। फोर्थ पॉइंट है विषय वस्तु का विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ कंटेंट। फोर्थ पॉइंट है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स। सिक्स पॉइंट है अनुदेशन सामग्री। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। सेवेंथ पॉइंट है पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है उपक्रमी क्रियाकलाप। उपक्रमीय क्रियाकलाप इनिशिएटिंग एक्टिविटी। सेकेंड लास्ट पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन। लास्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन मूल्यांकन। तो ये 10 मुख्य बिंदु जो हैं इकाई योजना प्रारूप में इम्पोर्टेंट हैं। अब आपको मैं आगे इकाई योजना कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रारूप के 10 मुख्य बिंदु के बाद मैं आपको इकाई योजना प्रारूप कैसे बनाया जाता है तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। इस प्रकार हम इकाई योजना प्रारूप को 2 भागों में बांट लेते हैं। प्रारूप ए में सामान्य जानकारी दी जाती है और प्रारूप बी में जो अन्य मुख्य बिंदु लिए थे हमने 10 में से 9, एक तो ये सामान्य जानकारी यहाँ पर आ गई प्रारूप ए में। तो सबसे पहले हम कॉपी के पेज पर या कॉपी जिसमें भी हम इकाई योजना का निर्माण कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई योजना क्रमांक। क्रमांक में आप कोई भी जो भी इकाई योजना क्रमांक आप बना रहे हैं उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा इकाई योजना क्रमांक 1। उसके पश्चात हम दिनांक लिख देते हैं।
विषय में जिस विषय की इकाई योजना हम बना रहे हैं उस विषय को लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं भौतिक शास्त्र या विज्ञान भी लिख सकते हैं। उप विषय में हम विज्ञान लिखते हैं। कक्षा, जिस कक्षा का हम इकाई योजना निर्माण कार्य कर रहे हैं, जैसे 9th, कालांश, जिस कालांश में हमें पढ़ाना है 1st, 2nd, 3rd, और यहाँ पर निर्धारित समय, जितने समय की भी हमें इकाई योजना बनाना है उस समय का हम यहाँ पर लिखावट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रकरण, जैसे हमने लिया कार्य। ये हो गई प्रारूप ए की सामान्य जानकारी, जिसको कि हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रारूप बी। प्रारूप बी में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। इकाई योजना प्रारूप ए को हमने समझा, जिसमें हमने सामान्य जानकारी दी। इकाई योजना प्रारूप बी है, जिसमें कि हम इस प्रकार से कॉलम खींचते हैं और कॉलम खींच के हम अपनी इकाई योजना प्रारूप को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम क्रमांक लेते हैं, फिर विषय वस्तु लेते हैं, कंटेंट लेते हैं, फिर उप इकाइयाँ लेते हैं, सब यूनिट्स लेते हैं, फिर इसी में हमारा आता है नेक्स्ट कॉलम में विशिष्ट उद्देश्य या जो अवधारणा लेके हम चल रहे हैं उप इकाई की या विषय वस्तु की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है शिक्षक की क्रिया, मतलब शिक्षक ने उस विषय वस्तु से संबंधित क्या क्रिया की है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं या कौन सा प्रयोग कराया है या किस प्रकार का एक्सप्लेनेशन किया है। उसके बाद जब शिक्षक क्रिया होती है तो शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर छात्र द्वारा दिया जाता है। छात्र द्वारा उत्तर दिए जाने के पश्चात हम ये देखते हैं कि किस प्रकार की विधि प्रविधि शिक्षण सामग्रियों का उपयोग किया गया है जिसके द्वारा छात्र उत्तर दे रहा है। उसमें हम चार्ट, मॉडल, प्रयोग इत्यादि को लेकर अपने इकाई योजना को पूर्ण करते हैं। उसके बाद इसमें मूल्यांकन कार्य होता है। इसमें मूल्यांकन कार्य को देखने के लिए हम कक्षा कार्य और गृह कार्य, क्लास वर्क और होमवर्क यहाँ पर करा सकते हैं। चूँकि इकाई योजना प्रारूप जब हम बनाते हैं किसी भी विषय वस्तु का, तो चूँकि कम कालांश का होता है तो हम किसी एक कंटेंट को लेकर उस कंटेंट को कम समय के लिए विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसका विस्तृत वर्णन करते हैं। इकाई योजना में इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो बिंदु हैं में रखकर हम इस इकाई योजना को पूर्ण करते हैं। अब ये वीडियो देखने वाले बीएड प्रशिक्षणार्थियों को मैं ये एक असाइनमेंट देती हूँ कि वह विभिन्न यूनिट्स को लेकर, जैसे बल है, ध्वनि है, प्रकाश है, इन यूनिट्स को लेकर वह इकाई योजना प्रारूप का निर्माण करें और इकाई योजना प्रारूप को विभिन्न रूपों में बनाकर और इकाई योजना प्रारूप की अभ्यास करें और इसका वर्णन करें और असाइनमेंट के रूप में ये इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। आज के वीडियो में हमारी आशा है कि आपको इकाई योजना प्रारूप विस्तृत तरीके से समझ में आया होगा। इस प्रकार इकाई योजना प्रारूप का वर्णन करते हुए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको पाठ योजना प्रारूप के बारे में जानकारी दूंगी एवं भौतिक विषय से संबंधित पाठ योजना बनाना सिखाऊंगी। धन्यवाद।